गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धार्थ कुमार, परफेक्शन आईएएस में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार प्रीलिम्स के संदर्भ में जो जस्ट आयोजित होने वाली परीक्षा है फरवरी माह में, उसके संदर्भ में हम लोग विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी के तहत नॉर्थ अमेरिका के विषय में कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, हमने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। उत्तरी अमेरिका संसार का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये हमने देखा था। कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन इन नॉर्थ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशन इन साउथ, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि इट इज बाउंडेड बाय अटलांटिक ओशन इन ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन इन वेस्ट। तो ये महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण की ओर मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। पूर्व की ओर हमने पढ़ा था कि अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ और पश्चिम की ओर हमने देखा था कि यह प्रशांत महासागर से घिरा हुआ महाद्वीप है। इस कॉन्टिनेंट के विषय में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कनाडा इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। कनाडा इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यूएसए इज द सेकेंड लार्जेस्ट और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि दे आर डिमार्केटेड बाय 49 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो सीमा का निर्धारण है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के माध्यम से है, ये हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर ऑल्सो डिमार्केटिंग बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। उत्तरी अमेरिका की जो महान झीलें हैं वो भी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को विभाजित करती है, ये हमने देखा। ठीक है, ग्रेट लेक्स में हमने पढ़ा था कि लेक सुपीरियर है, याद कीजिए हमने आपको बताया था कि लेक सुपीरियर, ये देखिए लेक सुपीरियर है, यहाँ मिशिगन है, यहाँ ह्यूरन है, ये ईरी है और ओंटारियो, ये 5 झीलों की हमने चर्चा की थी। और इन झीलों के विषय में आपसे मैंने यह भी कहा था कि इन झीलों का निर्माण संसार के महान हिमयुग में होता है, जिसे प्लिस्टोसीन एज के रूप में हम जानते हैं, प्लिस्टोसीन हिमानीकरण युग के रूप में हम जानते हैं। इसी युग को मैंने आपको कहा था कि ये पृथ्वी के धरातल पर मानव के अवतरण का युग माना जाता है, एज ऑफ प्रिमिटिव मैन के रूप में जानते हैं प्लिस्टोसीन एज को, हमने ये भी पढ़ा था। आप ये भी जान चुके थे कि सेंट लॉरेंस रिवर है उत्तरी अमेरिका की। रिवर इज ऑल्सो डिमार्केटिंग बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। यह नदी भी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कुछ क्षेत्रों में सीमा का निर्धारण करती है। और हमने आपसे कहा था कि रिवर सेंट लॉरेंस इज द बिगेस्ट कॉमर्शियल रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की यह व्यस्ततम व्यापारिक नदी है, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की। जब हम उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र के विषय में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज एन एरिया ऑफ न्यू फोल्डेड माउंटेन सिस्टम। इस महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है एक नवीन मोरदार पर्वतमाला का क्षेत्र है और उस पर्वतमाला के विषय में हमने आपसे कहा था कि दैट इज रॉकी माउंटेन सिस्टम ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वो उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला में कई पर्वत श्रेणियां हैं, ब्रुक्स है, मैकेंजी है, आपने देखा था अलास्का श्रेणी को देखा था आपने, कास्केड श्रेणी को पढ़ा था, कोस्ट रेंज पाई जाती है यहाँ पर। और फिर हमने देखा था कि सियरा माद्रे ओरिएंटल और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल श्रेणियां इसमें पाई जाती है। हमने ये भी पढ़ा था कि रॉकी की जो सर्वोच्च चोटी है वो आप देखें, नॉर्थ अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है वो हमने देखा था कि अलास्का श्रेणी में पाई जाती है और माउंट मैकिनले के रूप में पाई जाती है। हमने आपसे कहा था कि बराक ओबामा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस माउंट मैकिनले का नाम चेंज किया था और नाम चेंज करके माउंट डेनाली कर दिया था। ये सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। जब हम आगे पढ़ रहे थे तो हमने देखा था रिवर मिसिसिपी को, मिसिसिपी नदी है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, लंबी नदी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित हो रही है। और हमने देखा था कि मिसिसिपी, ये देखिए ये मिसिसिपी नदी, हमने आपसे कहा था कि अलास्का मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलती है और इटास्का झील से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, मैंने आपसे कहा था। हमने ये भी कहा था कि इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो मिसौरी है और इन दोनों नदियों के संगम पर हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर एक नगर बसा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसे सेंट लुइस सिटी के रूप में जाना जाता है, सेंट लुइस नगर कहते हैं। ये सारी चीजों को हम पढ़ चुके थे और सेंट लुइस नगर के विषय में मैंने आपसे कहा था कि इस नगर को
संसार की मक्का मंडी के रूप में जाना जाता है, मेज मार्केट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि ये रिवर मिसिसिपी संसार की एकमात्र नदी है जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। आप यहां देखिए, ये मिसिसिपी नदी और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरते हुए आपको दिखाई दे रही है। इसकी सहायक ये मिसौरी नदी आपको दिख रही है। दोनों नदियों के संगम पर सेंट लुइस नगर बसा हुआ है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरकर ये पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। हमने आपसे कहा था कि संसार की एकमात्र नदी है जो इस प्रकार के डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो मिसिसिपी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली लेक्चर में, वीडियो में आपने देखा था। कई महत्वपूर्ण चीजों के विषय में मैंने आपसे कहा था। हमने कहा था आपको कि सेंट लुइस सिटी को ध्यान रखिए कि द मेज मार्केट ऑफ वर्ल्ड, संसार की मक्का मंडी है। हमने आपसे कहा था कि एकमात्र नदी संसार की जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है मैक्सिको की खाड़ी में गिरते हुए। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दीजिए। एक और नदी के विषय में मैंने आपसे चर्चा किया था और हमने कहा था कि रिवर कोलोराडो। रिवर कोलोराडो की जब चर्चा हो रही थी तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है, रॉकी पर्वतमाला क्षेत्र से निकलती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है और संसार की उस नदी के रूप में आइडेंटिफाई होती है जो ग्रैंड कैनियन का विकास करती है। तो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि ग्रैंड कैनियन का विकास करने वाली नदी कौन सी है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो नदी है। रॉकी पर्वतमाला से निकलती है और जाकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। गौर कीजिए, कैनियन के विषय में मैंने आपको बताया था कि कैनियन, गॉर्ज एंड कैनियन, दे आर वी शेप्ड वैली एंड आर फॉर्म्ड बाय द वर्टिकल इरोजनल वर्क ऑफ रॉक्स इन द कोर्स ऑफ रिवर। तो ये कोलोराडो नदी अपने मार्ग में चट्टानों का लंबवत कटाव करके वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। घाटी जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है तो उसे गॉर्ज का नाम दिया जाता है और जब धीरे धीरे उसका अपर्दन होता चला जाता है, वो कटती चली जाती है, तो कैनियन के रूप में जानी जाती है। सो कैनियन इज एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ गॉर्ज, ये हमने चर्चा की। हम लोग इन सारी चीजों के विषय में अब तक पढ़ चुके थे। अब ध्यान दें यहां पर, ये अगर संयुक्त राज्य अमेरिका को आप देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये पूर्वी भाग है और यहां पर पूर्वी भाग में एक पर्वत पाया जाता है जिसे अपलेशियन माउंटेन के रूप में हम जानते हैं, अपलेशियन पर्वत के रूप में जानते हैं। अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित ये पर्वत है, आपको दिखाई दे रहा है। और ये पर्वत संसार के तीसरे पर्वतीकरण युग का पर्वत माना जाता है, हर्सिनियन युग का पर्वत ये माना जाता है। इस पर्वत का सर्वोच्च शिखर ये देखिए माउंट मिसेल के रूप में आपको दिखाई देता है। माउंट मिसेल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अपलेशियन माउंटेन इन यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट मिसेल के रूप में आपको दिखाई देता है, माउंट मिसेल। ये सर्वोच्च चोटी अपलेशियन पर्वत की और 2037 मीटर इसकी हाइट। ये देखिए अपलेशियन पर्वत इज ए माउंटेन ऑफ यूएसए लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री, इस देश के पूर्वी भाग में स्थित है और हर्सिनियन युग का पर्वत है। इस पर्वतीय क्षेत्र में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। ठीक है, इसी अपलेशियन पर्वत से ध्यान दीजिए, इसी अपलेशियन पर्वत से एक नदी निकलती है और जाकर ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये देखिए अटलांटिक महासागर में जाकर गिरने वाली नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है और इस नदी को पोटोमैक रिवर कहा जाता है। रिवर पोटोमैक, पोटोमैक नदी अपलेशियन पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। इस नदी के विषय में विशेष तौर से आपको यह ध्यान रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी नगर है वॉशिंगटन डीसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। इसी नदी के तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी नगर वॉशिंगटन डीसी अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी नगर इस नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी? पोटोमैक। किस देश में प्रवाहित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। एक और महत्वपूर्ण नदी आप संयुक्त राज्य अमेरिका की देखिए
और वो नदी डेलावेयर रिवर के रूप में जानी जाती है, डेलावेयर नदी कहलाती है, डेलावेयर नदी, डेलावेयर नदी, ध्यान दीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेलावेयर नदी भी अपलेशियन पर्वतों से निकलती है और पर्वत से निकलकर अपलेशियन जाकर ये भी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। इस नदी के विषय में विशेष तौर से आपको यह ध्यान में रखना है कि इस नदी के किनारे संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रसिद्ध नगर है, औद्योगिक नगर है, शैक्षणिक नगर के रूप में आइडेंटिफाई होता है और ऐतिहासिक नगर आप कह सकते हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा इसी नगर से की गई थी और यह नगर है फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया नगर संयुक्त राज्य अमेरिका का। और ये इसी नदी के किनारे, किस नदी? डेलावेयर नदी के किनारे। नदी कहां से निकलती है? तो अपलेशियन पर्वत से निकलती है और जाकर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये जाकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो उत्तरी अमेरिका में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि मिसिसिपी नदी संसार की एकमात्र नदी जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि इस नदी की जो सबसे लंबी सहायक है मिसौरी, और इन दोनों के संगम पर एक नगर बसा हुआ है जिसे मेज मार्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा गया, संसार की मक्का मंडी के रूप में आइडेंटिफाई किया। तो इन सारी चीजों पर अपने आप को फोकस करना है बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर ध्यान दें, जब आप नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं, गौर कीजिए, हाँ, नॉर्थ अमेरिका को आप देखते हैं तो ये देखिए इस मैप को, तो यहां पर डेथ वैली दिखाई देती है, मृतक घाटी। गौर कीजिए, डेथ वैली, मृतक घाटी, डेथ वैली इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे गर्म स्थान माना जाता है डेथ वैली। वैली इज लोकेटेड इन ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में यह घाटी पाई जाती है। अगर आप ट्रॉपिकल डेजर्ट के विषय में पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि संसार के जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं, दे ऑल आर लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट। संसार के सारे गर्म मरुस्थल किसी भी महाद्वीप के, किसी भी देश के पश्चिमी भाग में विकसित पाए जाते। अब देखिए, कोई भी देश है और उस देश का यह वेस्टर्न पार्ट, पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग में गर्म मरुस्थल विकसित पाए जाते हैं, पश्चिमी भाग में गर्म मरुस्थल विकसित पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में भी यह पश्चिमी भाग गर्म मरुस्थल का क्षेत्र है। संसार के जितने भी गर्म मरुस्थल आपको दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ए कॉन्टिनेंट। सभी गर्म मरुस्थल संसार के 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य सामान्यतः और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। गर्म मरुस्थलों के विकास के दो कारण माने जाते हैं। एक परमानेंट विंड है स्टर्लीज, पूर्वा पवन जिसे कहते हैं, व्यापारिक पवन के रूप में जिसे हम जानते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली ये पवन पूर्वी भाग में वर्षा के लिए उत्तरदायी हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे ये पश्चिमी भाग की ओर बढ़ती है, इसकी जलवाष्प वहन क्षमता खत्म होती जाती है और तब वैसी स्थिति में पश्चिमी भाग तक आते आते ये वर्षा करने में असमर्थ हो जाती है। यहां भी उत्तरी अमेरिका में यह स्टर्लीज प्रवाहित होते हुए यहां आते आते इसका जलवाष्प खत्म होता है और मरुस्थल के विकास के लिए उत्तरदायी। अनदर रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंट इज कोल्ड करंट। एक दूसरा कारण भी है जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थलों के विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है, और वो होती है ठंडी जलधारा। यहां आप देखेंगे एक ठंडी जलधारा का प्रवाह है, एक ठंडी जलधारा का प्रवाह है यहां पर,
और इस जलधारा को कहते हैं कैलिफोर्निया कोल्ड करेंट। So Sturleys and California cold currents are responsible factor for desertification in western part of USA. संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में मरुस्थल के विकास के लिए ये दो कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। कौन से? एक तो पूर्वा पवन है, स्टर्लीज है, दूसरा कौन सा? ये कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट। इन दोनों के प्रभाव से ही आप देखेंगे कि पश्चिमी भाग में मरुस्थल विकसित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में डेथ वैली है, और यह डेथ वैली यहां का गर्म स्थान माना जाता है, उष्णतम स्थान माना जाता है उत्तरी अमेरिका का। जितने भी गर्म मरुस्थल हैं संसार के, उन गर्म मरुस्थलों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो जीरोफाइट प्रकार की होती है। जीरोफाइट प्रकार की होती है। क्या फीचर्स हैं इनके? इन वनस्पतियों की जड़ें लंबी होंगी, इनकी पत्तियां नुकीली होंगी, कांटेदार पाए जाते। आप कैक्टस के विषय में जानते हैं। सो जीरोफाइट वेजिटेशंस आर वेजिटेशंस ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के उष्ण मरुस्थलों की जो वनस्पति है वो जीरोफाइट प्रकार की है, लंबी जड़ों वाली वनस्पति है, पत्तियां इनकी नुकीली और कांटेदार दिखाई देती। यहां उत्तरी अमेरिका में अगर देखें आप तो ये भाग जो मरुस्थल का भाग आपको दिखाई देता है, मरुस्थल का भाग आपको दिखाई देता, इन मरुस्थलों में भी जीरोफाइट वेजिटेशंस पाए जाते। और संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आपको कई मरुस्थल दिखाई देंगे। उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे सोनोरन मरुस्थल है, सोनोरन डेजर्ट है, आप देखेंगे मोजावे डेजर्ट है। जब आप अपने एटलस को देखेंगे तो ये दोनों मरुस्थल आपको उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में देखने को मिलेंगे, एंड दे आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री लैटिट्यूड्स, 20 से 30 डिग्री अक्षांशों में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मरुस्थलीय भाग यहां पर आप देख सकते हैं कि डेजर्ट पाए जा रहे हैं। ओके, लिसन। हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कहां किस प्रकार की क्लाइमेट पाई जा रही है और किस प्रकार का वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। गौर करें आप। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के कनाडा के उत्तरवर्ती क्षेत्र को अगर आप देखें तो वहां की क्लाइमेट टैगा पाई जाती, टुंड्रा पाई जाती, टुंड्रा क्लाइमेट। कनाडा के उत्तरवर्ती भाग की जलवायु टुंड्रा प्रकार की। कैसी क्लाइमेट है टुंड्रा? इट इज ए फ्रिजिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, शीत कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है टुंड्रा। गौर कीजिए, टुंड्रा शीत प्रकार की जलवायु। टुंड्रा इज ए फ्रिजिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्या फीचर्स है? लैंड मास आर कंप्लीटली आइस कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। इस जलवायु क्षेत्रों में यानी कनाडा के उत्तरवर्ती भागों में, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कनाडा, जो स्थल खंड है वो पूरी तरह से हिमाच्छादित पाए जाते, बर्फ का विस्तार पाया जाता ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, लगभग सालों भर धरातल हिमाच्छादित। इस टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में, महत्वपूर्ण आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी के, इस टुंड्रा जलवायु क्षेत्र में एक जनजाति पाई जाती है कनाडा की, और उस जनजाति का नाम है एस्किमो। एस्किमो इज अ ट्राइब ऑफ टुंड्रा क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की टुंड्रा जलवायु की यह जनजाति एस्किमो बर्फ के मकान का निर्माण करती है, और वो डोम शेप आपको दिखाई देगा, गुंबदाकार आपको दिखाई देगा। गौर करें,
टुंड्रा जिस प्रकार के अपने बर्फ के मकान बनाते हैं वो इस प्रकार से डोम शेप्ड दिखाई देता है, डोम शेप्ड दिखाई देता है इनका ये आवाज टुंड्रा का। ये बर्फ का मकान बनाते हैं टुंड्रा। क्या फीचर्स है? ये बर्फ की सिल्लियों को काटते हैं और काट काट के उन सिल्लियों को एक के ऊपर स्थापित करके ये इस प्रकार से डोम से एक आवास बनाते हैं। और इसका जो दरवाजा होता है वो बहुत छोटा सा होता है जिसमें वो क्रिपलिंग करते हुए, रेंगते हुए प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसमें ये प्रवेश करते हैं और इस मकान के अंदर वो ऊष्मा पैदा करने के लिए, गर्मी पैदा करने के लिए वो सील मछलियों की खाल को मढ़ देते हैं और कहते हैं कि सील मछलियों की चर्बी को ये जलाते हैं एस्किमो। सो एस्किमो इज ए ट्राइब ऑफ टुंड्रा रीजन ऑफ कनाडा। और बर्फ के जिस मकान का ये निर्माण करते हैं उस मकान को हम इग्लू के रूप में जानते हैं। इग्लू, तो इग्लू क्या है? एस्किमो के द्वारा कनाडा की जनजाति, रेड इंडियंस प्रजाति की जनजाति, इनके द्वारा जो बर्फ के मकान बनाए जाते हैं वो इग्लू के नाम से जाने जाते हैं। कहां पर अधिवास है? अगर आप देखें तो आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं, आर्कटिक रीजन है ये, और इससे नॉर्थ का ये इलाका, नॉर्थ का ये इलाका, नॉर्थ का ये इलाका। ठीक है, तो कनाडा के उत्तरवर्ती भाग की जलवायु टुंड्रा। किस प्रकार की जलवायु? शीत प्रकार की जलवायु। क्या फीचर्स है? धरातल लगभग सालों भर सीमाच्छादित पाया जाता है। इसी जलवायु क्षेत्र में एस्किमो जनजाति पाई जाती है जिनके द्वारा बर्फ के मकान, इग्लू के निर्माण किए जाते हैं। ये बर्फ पर फिसलने वाली एक गाड़ी का भी प्रयोग करते हैं और उस गाड़ी को हम स्लेज के नाम से जानते हैं। वहां के ध्रुवीय कुत्ते इस गाड़ी को खींचते हैं। ये आप देखें तो मूल रूप से एस्किमो मांसाहारी ही है, सील मछलियों का शिकार करते हैं, सील मछलियों का भक्षण करते हैं। इनके शिकार का बड़ा अनोखा तरीका आपको दिखाई देगा। ये एस्किमो बर्फ जो पूरी तरह से, धरातल जो पूरी तरह से ढका हुआ है, जब जल ऊपर से जम जाता है, नीचे कोई जलाशय, ऊपर जल जम गया, तो उस प्रदेश को हम कहते हैं टॉलिक्स रीजन। ध्यान दीजिए, टॉलिक्स। नीचे जल है, ऊपर बर्फ जमा हुआ है। इनको एस्किमो को पता होता है कि उनके क्षेत्र में कहां पर इस प्रकार के क्षेत्र है, टॉलिक्स है। वो क्या करते हैं? उन क्षेत्रों में पहुंचते हैं, जल का ऊपरी सतह जमा हुआ है, नीचे जल मौजूद है और उन्हीं जल में ये मछलियां पाई जा रही है, मछलियां पाई जा रही है, मछलियां पाई जा रही है। ये एस्किमो यहां पहुंचते हैं और जगह जगह कुछ कीले गाड़ते हैं और स्वयं यहां पर बैठकर ये इंतजार करते हैं कि कब ये कीले हिलती। ठीक है, जैसे इन कीलों में किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन हुआ, ये तुरंत वहां पर बर्फ को काटते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि कीलों को गाड़ते ही यहां ऑक्सीजन प्रवेश करता है और मछलियां इनको लेने के लिए यहां पहुंचती। जैसे ये इनको पता चला कि इनमें वाइब्रेशंस हुए, ये यहां आते हैं, बर्फ को काटते हैं और काट करके तब फिर मछलियों का शिकार करते हैं हार्पून के द्वारा। तो बड़ा ही अनोखा तरीका है इनका, एस्किमो का, मछलियों के शिकार का। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कनाडा का उत्तरवर्ती भाग, यहां की जलवायु टुंड्रा प्रकार की। अब उसके दक्षिण की ओर अगर आप देखें, गौर करें, दक्षिण की ओर अगर आप देखें तो इस टुंड्रा जलवायु के दक्षिण में, टुंड्रा जलवायु के दक्षिण में कनाडा में एक जलवायु पाई जाती है, टैगा। टैगा जलवायु। क्या फीचर्स है टैगा के?
ये भी शीत प्रकार की जलवायु है, इज ए क्लाइमेट ऑफ फ्रिजिड टाइप। लेकिन जाड़े में धरातल तो यहां का हिमाच्छादित हो जाएगा। गर्मियों में जैसे ही तापमान बढ़ेगा वैसे ही यहां का धरातल हिम पिघलने लगेंगे और धरातल हिम मुक्त हो जाएगा। लेकिन है ये भी, और 50 डिग्री टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में, गौर कीजिएगा, 50 डिग्री टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, गौर कीजिए, टैगा क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड इज लोकेटेड बिटवीन 50 टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली। केवल 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच में और मात्र उत्तरी गोलार्ध में इस जलवायु का क्षेत्र, एकमात्र प्राकृतिक प्रदेश संसार का जिसके भू क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाया जाता। पहले भी यहां से प्रीलिम्स में प्रश्न बने हैं, आपको भी ध्यान में रखना है कि कौन सा जलवायु प्रदेश है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जिसके भू क्षेत्र केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है। बाकी के जितने भी जलवायु क्षेत्र देखें, जितने भी प्राकृतिक प्रदेशों को आप देखें, दे ऑल आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर बोथ। वे सब उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में अवस्थित पाए जाते हैं। लेकिन एकमात्र टैगा जो केवल उत्तरी गोलार्ध में सीमित है एंड आर लोकेटेड बिटवीन 50 टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमने कहा जाड़े में ये पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएंगे। जैसे ही गर्मी की शुरुआत होगी तापमान बढ़ने लगेगा, इन क्षेत्रों का बर्फ पिघलने शुरू हो जाते हैं और वो हिम मुक्त हो जाते हैं। इनके विशेष तौर से आपको यह ध्यान में रखना है कि कनाडा के टैगा जलवायु क्षेत्र एक विशेष प्रकार के वनों के क्षेत्र है और उस वन को कोनिफेरस फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है, शंकुधारी वन कहते हैं। शंकुधारी वन, कोनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। ध्यान दीजिए क्या फीचर्स हैं। इस वन में पाए जाने वाले वृक्ष आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे, शंक्वाकार दिखाई देंगे। गौर कीजिए, इस वन में पाए जाने वाले वृक्ष, उनका अगर शेप आप देखें तो इस प्रकार से कोनिकल दिखाई देगा, कोनिकल दिखाई देगा। दे आर कोनिकल इन शेप, ये शंक्वाकार दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो शंक्वाकार वृक्षों के वनों का यह प्रदेश है टैगा प्रदेश कनाडा का। वृक्ष कैसे हैं? मुलायम लकड़ियों के वृक्ष हैं, ये मुलायम लकड़ियों के वृक्ष हैं, पत्तियां इनकी नुकीली। अब देखिए ये शंक्वाकार क्यों है? प्रकृति ने, नेचर ने इन्हें इस प्रकार से कोनिकल शेप बनाया इसलिए ताकि इनकी बर्फ से सुरक्षा हो सके। यहां स्नोफॉल होते हैं तो उस वजह से पत्तियां नुकीली हो गई, पत्तियों पर नेचर ने मोम का आवरण चढ़ा दिया। वैक्सी है ये, ठंड न लगे पत्तियों को, पत्तियों का नुकसान न हो, प्रकृति ने इन्हें वैक्सी बना दिया, नुकीला बना दिया। चौड़ी पत्तियां नहीं है यहाँ की, और आकार इनको शंक्वाकार दे दिया ताकि बर्फ अगर हिमपात हो रहे हो तो वो सीधे वहां से धरातल पर आ जाए, वृक्षों पर उनका जमाव न हो सके। यहां कई प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। इन क्षेत्रों को अगर आप देखें तो यहां पर आपको चीड़ के वृक्ष दिखाई देंगे, चीड़ है, लिसन, चीड़ के वृक्ष आपको दिखाई देंगे। यहां पर फर के वृक्ष आपको दिखाई देंगे, यहां पर स्प्रूस आपको दिखाई देगा, यहां पर लार्च के वृक्ष आप देख सकते हैं, यहां पर सेडार के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर हिमलॉक के वृक्ष देखने को मिलेंगे, और इसी प्रकार के मुलायम लकड़ियों के कई वृक्ष आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे टैगा प्रदेश में कनाडा के। क्या फीचर्स है फिर से सुन लीजिए। वृक्ष शंक्वाकार होंगे, पत्तियां नुकीली होंगी, पत्तियों पर मोम का आवरण पाया जाएगा, मुलायम लकड़ियों के वृक्ष होंगे, और कनाडा का यही टैगा प्रदेश लंबरजैक का प्रदेश माना जाता है।
लंबरजैक। क्या है लंबरजैक? दे आर कॉमर्शियल ट्री कटर पीपल ऑफ कनाडा। कनाडा में वृक्षों की व्यापारिक कटाई करने वाले लोग लंबरजैक। ड्यूरिंग विंटर दे आर इंगेज्ड इन कॉमर्शियल कटिंग ऑफ ट्रीज। शीतकाल में ये वृक्षों की व्यापारिक कटाई में संलग्न पाए जाते, पेड़ों की व्यापारिक कटाई करते। इन्हें पता होता है कि शीतकाल में जहां पर नदियां जमी हुई हैं, झील जमे हुए हैं, ये शीतकाल में पेड़ों को काटते हैं और काट करके उनके लॉग्स को उन जमी हुई नदियों के ऊपर ले जाकर इकट्ठा कर देते। अलग अलग कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है जिन लोगों का, उन पर उनके मार्क्स लगा दिए जाते, निशान लगा दिए जाते। जैसे ही समर की शुरुआत होती है वैसे ही बर्फ पिघलने शुरू होते हैं नदियों के, और उन पिघलते हुए बर्फ के साथ, जल के साथ ये लॉग्स जो ऊपर रखे गए थे धीरे धीरे जल के साथ बहने प्रारंभ होते। उन नदियों के किनारे अलग अलग कंपनियों का अपना जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है लकड़ी चिराई केंद्रों के साथ, वहां वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं और फिर वुडन वेस्ट इंडस्ट्रीज में प्रयोग में लाए जाते हैं। सो ड्यूरिंग विंटर लंबर जैक्स आर इंगेज्ड इन कॉमर्शियल कटिंग ऑफ ट्रीज। पेड़ों की व्यापारिक कटाई में संलग्न होते, लेकिन जैसे ही विंटर समाप्त हुआ दे माइग्रेट टू टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। वे उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्रों की ओर सक्रिय होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। गौर कीजिए, टेम्परेट ग्रासलैंड, यह उत्तरी अमेरिका का टेम्परेट ग्रासलैंड है और इस ग्रासलैंड को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। प्रेयरी, प्रेयरी घास का मैदान, ठीक है। लंबर जैक जाड़े में तो यहां टैगा प्रदेश में पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हुई, वसंत ऋतु की शुरुआत हुई, दे माइग्रेट टू प्रेरी ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास भूमि की ओर आते हैं, स्थानांतरित होते हैं। टू कंट्रीब्यूट इन कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, गेहूं की व्यापारिक कृषि में योगदान देने के लिए यहां आते हैं लंबरजैक। लंबरजैक आए हैं और कृषि में योगदान दिया। प्रेरी ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड एज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, अलग अलग महाद्वीपों में इनके अलग अलग नाम हैं। उत्तरी अमेरिका में ये प्रेयरी के नाम से जाने जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका में ये पंपास कहलाते हैं, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में ये वेल्ड के नाम से जाने जाते हैं, यूरेशिया, यूक्रेन और रूस को देखें तो स्टैपी के नाम से जाने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को देखें मरे डार्लिंग बेसिन को तो वहां ये डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। दे ऑल आर सिग्निफिकेंट फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। ये सब गेहूं की व्यापारिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण। यहां लंबरजैक आते हैं और गेहूं की व्यापारिक कृषि में योगदान देते हैं। कब? ड्यूरिंग स्प्रिंग, बसंत ऋतु के समय। और ये ठंडे मुल्क के हैं, अपने साथ सूटकेस लेकर आते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज सूटकेस फार्मर ऑफ कनाडा। इन्हें कनाडा का सूटकेस कृषक कहा जाता है। बोलो क्या? तो कनाडा के उत्तरवर्ती भाग की जलवायु क्या है? टुंड्रा। उसके दक्षिण में कौन सी जलवायु पाई जा रही है? टैगा। लंबरजैक कहां के लोग हैं? टैगा प्रदेश के हैं। किस लिए जाने जाते हैं? वृक्षों की व्यापारिक कटाई करते हैं। कब? विंटर सीजन में करते हैं कनाडा में। कनाडा के शंकुधारी वन में वृक्षों की कटाई करते हैं। और जैसे ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, ये प्रेरी प्रदेश में आते हैं, प्रेरी ग्रासलैंड में आते हैं और प्रेरी ग्रासलैंड में आकर गेहूं की कृषि में योगदान देते हैं और उन्हें सूटकेस फार्मर कहा गया। तो उत्तरी अमेरिका में टुंड्रा हमने देखा, अभी टैगा हमने देखा। टुंड्रा उत्तरवर्ती है और टैगा उसके दक्षिण में 50 to 70 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में। गौर कीजिए।
कनाडा का दक्षिणवर्ती, सुदूर दक्षिणवर्ती भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरवर्ती भाग, विश्व में अगर आप कहें तो 45 डिग्री से 65 डिग्री, 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो जलवायु पाई जाती है वो वेस्टर्न यूरोपियन के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के नाम से जानी जाती है। वेस्टर्न यूरोपियन, क्या फीचर्स है वेस्टर्न यूरोपियन के? पश्चिमी यूरोपीय जलवायु संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है फॉर ह्यूमन बीइंग्स। गौर कीजिएगा, मानव के लिए अगर कोई जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है तो दैट इज वेस्टर्न यूरोपियन, पश्चिमी यूरोप। किन अक्षांशों के बीच में इस जलवायु के क्षेत्र पाए जा रहे हैं? तो 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में क्षेत्र पाए जा रहे हैं पश्चिमी यूरोपीय जलवायु के। गौर कीजिए, इस जलवायु के क्या फीचर्स हैं? यह शीतोष्ण प्रकार का जलवायु है। पहली बात, गर्मी में बहुत अधिक गर्मी नहीं पड़ेगी और सर्दियों में भी उतनी सर्दी नहीं होगी जितना कि फ्रिजिड क्लाइमेट एरिया में देखने को मिलता है। सर्दियों के तापमान यहां पर औसतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पाए जाते हैं और गर्मियों के तापमान यहां पर 16 डिग्री सेंटीग्रेड पाए जाते हैं। हम भारत में हैं और भारत में गर्मियों में जब हम एसी चलाते हैं तो 20 डिग्री 22 डिग्री पर चलाते हैं, 16 डिग्री पर हम लोगों को ठंडी लगने लगती है। और यहां गर्मियों का तापमान है 16 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों का तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लाइमेट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मानव के लिए सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट। ठीक है, मानव के शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है और इसीलिए इसे कहते हैं परिश्रम की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ एफर्ट्स। ओके, तो उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु भी पाई जाती है। कहां? कनाडा का सुदूर दक्षिणवर्ती भाग और संयुक्त राज्य अमेरिका का सुदूर उत्तरवर्ती भाग। गौर करें, वर्ल्ड में आप देखें, तीस डिग्री से 45 डिग्री का अक्षांश और इन अक्षांशों में यह पश्चिमी भाग है। उत्तरी अमेरिका में भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में इन अक्षांशों के बीच भूक्षेत्र पाए जाते हैं। यही संसार का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहलाता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ओके, मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक जोन is located between 30 to 45 degree latitude and in western margin of a continent। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का जो क्षेत्र है 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में है और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। क्या फीचर्स? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। यहां पे जब भी विंटर होंगे तो विंटर में यहां पर रेन होगी, वर्षा होगी। वर्षा कब है? ड्यूरिंग विंटर, जाड़े में वर्षा। अगर इसे स्थलखंड मान ले और इधर मान ले कि ये सागर है, जल है, तो जाड़े में ये पछुआ पवन प्रवाहित हो रही है। विंड विच इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड एज वेस्टर्लीज। वो पवन जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है उन्हीं को हम पछुआ कहते हैं। और अगर पूरब से पवन का प्रवाह है तो हम कहते हैं कि पूर्वा प्रवाहित हो रही है। यहां जाड़े में इस भाग में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में और पश्चिमी भागों में वर्षा हो रही है। तो किस पवन के कारण? तो पछुआ पवन।
ये पछुआ पवन यहां पर जाकर वर्षा करती हैं और वर्षा का परिणाम शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय जलवायु। जब यही गर्मी आ जाएगा तो यहां से ये शिफ्ट हो जाती पछुआ और उसकी बजाय इधर से पूर्वा प्रवाहित होने लगती है, तो अब इस क्षेत्र में वर्षा होती है। फॉलो किया? संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अगर आप देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आप देखें तो ये देखिए, ये 40 डिग्री का अक्षांश दिख रहा है, ये 45 डिग्री का मान लीजिए। तो यहां से लेकर और यहां तक का ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये है भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र। और यहां पर वेस्टर्लीज पछुआ पवनें प्रवाहित हो रही है जाड़े में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, वर्षा के लिए उत्तरदायी। किसी भी कॉन्टिनेंट को आप ले लीजिए, उस कॉन्टिनेंट के 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में आइए और पश्चिमी भाग को देखिए। दे विल बी एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र होंगे। एंड दे विल बी ह्यूमिड ड्यूरिंग विंटर, और जाड़े में वो आर्द्र हो जाएंगे। तो यहां पर शीतकालीन वर्षा हो रही है संयुक्त राज्य अमेरिका में। फॉलो किया? गौर कीजिए। समर है यहां का, कैसा होगा? ड्राई होगा। क्लाइमेट कैसी है? टेम्परेट, शीतोष्ण प्रकार की क्लाइमेट है यहां की। अब ये जो ईस्टर्न पार्ट्स है, आप इसी के सामने यहां ईस्टर्न पार्ट को देखिए। ये पार्ट वर्षा कब होगी? समर में। किस विंड के कारण? ईस्टर्लीज के कारण, पूर्वा पवन के कारण। यह जो क्षेत्र है ये देखिए उत्तरी अमेरिका में। यहां पर एक नदी है सेंट लॉरेंस, और हमने चर्चा भी की है सेंट लॉरेंस की आपसे। हमने कहा है कि रिवर सेंट लॉरेंस इज डिमार्केटिंग बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीमा निर्धारित करती है। हमने चर्चा की थी आपसे, कहा था हमने आपसे। इस सेंट लॉरेंस नदी की घाटी क्षेत्र में वर्षा कब होगी? समर में, यहां समर में और यहां विंटर में। समर में किसकी वजह से? ईस्टर्लीज की वजह से। तो ये टेम्परेट मॉनसूनी का एरिया है, शीतोष्ण मॉनसूनी जलवायु का ये क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में ये क्षेत्र यही ग्रासलैंड का होता है, यही ग्रासलैंड का होता है। और इस ग्रासलैंड को कहते हैं प्रेयरी ग्रासलैंड। ध्यान दीजिए, ये ग्रासलैंड का क्षेत्र, प्रेयरी ग्रासलैंड का ये क्षेत्र, प्रेयरी घास भूमि का ये क्षेत्र। प्रेयरी, गौर कीजिएगा, प्रेयरी इज द टेम्परेट ग्रासलैंड। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास भूमि है, टेम्परेट ग्रासलैंड। घासें छोटी होंगी, मुलायम होंगी, और इन घासों के सड़ने गलने के कारण, इनके डिकम्पोजिशन के कारण यहां उपजाऊ ह्यूमस प्रधान मिट्टी का विकास होता है। सॉइल को प्रेयरी सॉइल कह सकते हैं आप। सो प्रेयरी सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रेयरी ग्रास इन टेम्परेट रीजन ऑफ यूएसए साउथवर्ड टू ग्रेट लेक्स। महान झीलों के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय घासों के सड़ने गलने के कारण प्रेयरी घास भूमि का विकास। घासों की क्या विशेषता है? घासें छोटी हैं, घासें मुलायम प्रकार की घासें हैं, प्रेयरी घास भूमि। देखिए, क्लाइमेट टेम्परेट है, घासों के सड़ने गलने के कारण मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता है। तो शीतोष्ण जलवायु और ह्यूमस की अधिकता इस क्षेत्र को गेहूं की कृषि के लिए, उपयुक्त बनाती है। और इतना अधिक गेहूं की कृषि है यहां पर कि इसे ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा गया। ब्रेड बास्केट
ऑफ वर्ल्ड, संसार की रोटी की टोकरी कहते हैं इसे प्रेरी ग्रासलैंड। इसे केवल संसार की रोटी की टोकरी का ही उपनाम नहीं दिया जाता, इसे ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता, संसार का अन्न भंडार कहते हैं, और इसे स्टोर हाउस ऑफ फ्यूचर के रूप में भी जानते हैं, भविष्य के भंडार गृह के रूप में भी इसे हम जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है, प्रेरी ग्रासलैंड, प्रेरी ग्रासलैंड इज द टेम्परेट ग्रासलैंड, has been significant for commercial cultivation of wheat, गेहूं की व्यवसायिक कृषि के लिए महत्वपूर्ण रही। फिर ध्यान दें, अभी हम लोगों ने डेजर्ट के विषय में पढ़ा था, इसकी चर्चा की थी और मैंने कहा था कि ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड are located between 20 to 30 degree latitudes and in western margin of a continent, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। सोनोरन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट की चर्चा की, मैंने कहा था कि यहां पर जीरोफाइट वेजिटेशन पाई जाती, जीरोफाइट वनस्पतियां पाई जाती। तो अब तक जितनी भी चीजों को हमने पढ़ा, जिन जिन चीजों पर आपको फोकस करना है, एक तो 49 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, इसको ध्यान में रखना है, ग्रेट लेक्स, इसको ध्यान में आपको रखना है, महान झीलों के विषय में जानना है आपको, सेंट लॉरेंस रिवर इसके विषय में आपको जानना है, रॉकी माउंटेन्स के विषय में आपको अध्ययन करने हैं, आपको रिवर मिसिसिपी और मिसौरी के विषय में अध्ययन करना है, आप रिवर पोटोमैक के विषय में जानिए, रिवर डेलावेयर के रूप में आप जानिए, यहाँ की टुंड्रा क्लाइमेट के विषय में आप जानिए जहां पर एस्किमो जनजाति का अधिवास है, टैगा के विषय में जानिए जो शंकुधारी वनों का प्रदेश है, उसके विषय में आपको जानना जरूरी है, लंबर जैक क्या है कनाडा के, उसके विषय में आपको जानना जरूरी है, वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट की क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जानना जरूरी है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहां पर नॉर्थ अमेरिका में है, किस प्रकार की क्लाइमेट है उसके विषय में आपको समझना है, टेम्परेट मानसूनी क्लाइमेट का एरिया नॉर्थ अमेरिका में कहां पर है, कब वर्षा हो रही है, इसके विषय में आपको जानना है, टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेरी के विषय में आपको जानना है, और ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इसके विषय में। तो ये सारी चीजों पर आपको केंद्रित करना है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना आपके लिए हो सकती है। आइए उत्तरी अमेरिका के कुछ एग्रीकल्चर सिनेरियो के विषय में हम लोग जानते हैं। गौर कीजिए, एग्रीकल्चर, कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा हम लोग करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा की थी प्रेरी ग्रासलैंड की, प्रेरी घास भूमि की, और इस ग्रासलैंड के विषय में देखा कि ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, गेहूं की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जानी जाती है, महान झीलों से ठीक सटे दक्षिण की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका में यहां पर कॉर्न बेल्ट पाई जाती है, मक्का पेटी, मक्का पेटी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, कॉर्न बेल्ट, गौर कीजिए, मक्का पेटी। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका मक्के का सर्वाधिक उत्पादक देश और विश्व का अकेले 40% मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादित कर रहा है। लेकिन इस मक्का का अधिकांश उपभोग संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापारिक सुअर पालन के लिए करता है, व्यापारिक सुअर पालन व्यवसाय है संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसके लिए करता है। यहां पर सुअरों के व्यापारिक पालन किए जाते, उन्हें मक्का खिलाकर मांसल बनाया जाता है, और जब वे मांसल हो जाते, तैयार हो जाते, तो आपको याद हो कि मैंने मिशिगन झील के किनारे एक नगर की बात की थी, और यह नगर है शिकागो, शिकागो, गौर कीजिए,
शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का यह नगर मिशिगन झील के किनारे स्थित। इन सुअरों को मक्का खिलाकर, मांसल बनाकर और इस कॉर्न बेल्ट से शिकागो शिफ्ट किया जाता है, भेजा जाता है। शिकागो में संसार का सबसे बड़ा स्लाउटर हाउस है, संसार की सबसे बड़ी मांस मंडी पाई जाती है, संसार का सबसे बड़ा बूचड़ खाना है। ओके, इन सुअरों की मशीनीकृत कटाई होती, मशीनों से कटाई की जाती शिकागो में, सुअरों को वहां भेजा जाता है और यूरोप के बाजार में उनकी पैकेजिंग करके मार्केटिंग की जाती। यहां यूरोप के बाजार में सुअरों के मांस को कंडेंस्ड कॉर्न, जमाई हुई मक्का के नाम से बेचते। मक्का खिलाया, मांसल बनाया और उसी मांस को वे कंडेंस्ड कॉर्न के नाम से बेचते। तो जब आप यूरोप जाएं और कहीं कोई कंडेंस्ड कॉर्न का पैकेट आपको मिले और आप शाकाहारी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यह मक्के से बनी हुई चीज नहीं है, यह सुअरों के मांस से निर्मित कोई पदार्थ है। इसे गौर करना है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर कॉर्न बेल्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का, प्रेरी झील, प्रेरी ग्रासलैंड के पास, महान झीलों के निकट। ये देखिए, ये यूएसए में कॉटन बेल्ट के रूप में आइडेंटिफाई होता है, कपास पेटी कहलाता है, कॉटन बेल्ट, कपास पेटी। क्या फीचर्स है? संयुक्त राज्य अमेरिका संसार में कपास का सर्वाधिक उत्पादक देश, सर्वोत्तम किस्म के कपास का सर्वाधिक उत्पादक देश। बेस्ट क्वालिटी कॉटन अगर कहीं पर उत्पादित हो रही है सबसे अधिक, तो दैट इज यूएसए। अब कपास की उत्कृष्टता का निर्धारण किन आधारों पर होगा? कपास की उत्कृष्टता का निर्धारण रेशों की लंबाई के आधार पर किए जाते और फाइबर्स की जो ब्राइटनेस है उसके आधार पर होती। बोलो क्या? तो लंबे रेशे की कपास का उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये मैक्सिको की खाड़ी आपको दिख रही है। इसी मैक्सिको खाड़ी तटवर्ती क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका के दो प्रांत हैं, टेक्सास और लुसियाना। टेक्सास और लुसियाना प्रांत, ये दोनों प्रांत, टेक्सास और लुसियाना, कपास उत्पादक प्रांत माने जाते हैं और सबसे अधिक कपास का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास। लंबे रेशे की कपास का उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। बेस्ट क्वालिटी कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में। जो मध्यम श्रेणी का कपास होता है विश्व में, वो अफ्रीकी देश इजिप्ट में उत्पादित किया जाता है, मिस्र में उत्पादित किया जाता है। मीडियम क्वालिटी कॉटन, जो इंफीरियर क्वालिटी कॉटन मानी जाती है, वो स्वयं भारत की मानी जाती है, इंडियन कॉटन के रूप में उसे हम जानते हैं। रेशे की लंबाई इन दोनों की अपेक्षा कम पाई जाती है। तो ये बेल्ट कपास का बेल्ट है, कॉटन बेल्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान दीजिए। गौर कीजिए, अगर इस भाग को देखेंगे आप यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, आप यहां पर देखिए ये, तो यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा
और इस प्रांत को प्रोविंस ऑफ ट्रक फार्मिंग के रूप में जाना जाता है। ट्रक कृषि का प्रांत कौन सा? फ्लोरिडा। क्या फीचर्स है? ट्रक कृषि कहते किसे? इस फ्लोरिडा प्रांत को अगर देखें, फ्लोरिडा प्रांत को अगर आप देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में साग सब्जियों की व्यापारिक कृषि का यह प्रांत है। साग सब्जियों की व्यापारिक कृषि का यह प्रांत है और सबसे अधिक उत्पादन वेजिटेबल्स। यहीं से ट्रकों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के दूसरे प्रांतों को साग सब्जियों की सप्लाई की जाती है। जब एक साथ ट्रकों को यहां से छोड़ा जाता है तो कहते हैं यहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या विकसित होती है। और दिस इज द रीजन व्हाई कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स आर नेम्ड एज ट्रक फार्मिंग। यही कारण है कि क्यों साग सब्जियों की व्यापारिक कृषि को ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। So Florida province of USA is province of truck farming, is province of commercial cultivation of vegetables। साग सब्जियों की व्यापारिक कृषि का यह प्रांत संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्लोरिडा प्रांत। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों के विषय में आज हम लोगों ने पढ़ा और जाना नॉर्थ अमेरिका में। इसी कड़ी को आगे कल कंटिन्यू हम लोग करेंगे और फिर अगले वीडियो में आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कृषि के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मिनरल्स कहां से मिल रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज है उस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।